हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द टीपीएस क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे कि हमने पहले यूनिट वन और यूनिट टू कवर कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके चेक करें। और अपना यूनिट थर्ड जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, वो स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले के दो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। तो पहला है कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, मतलब क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई कंट्री ट्रेड एंड व्हाट दे ट्रेड एंड हाउ दे बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। लाइक कंट्रीज जो है वो ट्रेड क्यों करती हैं, व्हाई दे ट्रेड, क्या ट्रेड करती हैं, व्हाट, ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट, एंड थर्ड थिंग इज उनको क्या बेनिफिट होता है। कोई भी काम जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बेनिफिट के लिए, तो उनको क्या बेनिफिट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि थ्योरी दी गई थी बाय एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स से बहुत बड़े प्रोफेसर और रिसर्च रह चुके हैं। उनका कॉन्सेप्ट था कंपनी कुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली, नॉट इफेक्टिवली बट इफिशिएंटली, लाइक एट लोअर कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है देन अदर कंट्रीज। तो क्या ट्रेड क्या कंट्री क्या स्पेशलाइज करती है, यहाँ पे सीधी बात बता रहे हैं एडम स्मिथ कि लाइक कंट्री जो है हर एक की अपनी एक खूबी होती है। तो एक कंट्री औरों की कंट्रीज से क्या बेटर तरीके से, क्या कम कॉस्ट में अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकती है। स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी किस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वो हो गया, उसका कॉन्सेप्ट में आ गया। अब इसमें आते हैं की पॉइंट। बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस encourage specialization and division of labor, ठीक है, and both country gain by trading goods in which they have absolute advantage। like हमारे यहाँ कोई जैसे कॉटन अच्छा है, दूसरे के यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो मैं एग्जांपल देने के बता रहा हूँ, हर चीज का कोई वो नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा ही है, हमने लिखा ही था। इंडिया प्रोड्यूसेस क्लोथ मोर इफेक्टिवली इफिशिएंटली, यूएस प्रोड्यूसेस कंप्यूटर्स मोर इफिशिएंटली। सीधा मैंने बताया अभी आपको, वही एग्जांपल दिया था। तो इंडिया जो है क्लोथ्स का एक्सपोर्ट करता है और यूएसए कंप्यूटर से एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली वही है कि कौन सी कंट्री किस चीज में बेनिफिट प्रोड्यूस में स्पेशलाइजेशन है, किस में अच्छा है, कौन किस में अच्छी है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। डज नॉट एक्सप्लेन इफ वन एक्सप्लेन ट्रेड इफ वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स, कि अगर कोई कंट्री के ऑल सारे गुड्स में अगर वो एडवांटेज स्पेशलाइजेशन है, तो फिर वो क्यों कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, मतलब ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करेगी। ये चीज ये एडम स्मिथ की थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली नहीं बताती है। तो इसका एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन में आता है। और की पॉइंट्स आपने ऊपर देख लिए, वो की पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, जो कि है डेविड डेविड रिकार्डो डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई ये थ्योरी है, जिसका नाम है कंपेरेटिव एडवांटेज। अ कंट्री should specialize in producing goods in which it has lower opportunity cost even if it has no absolute advantage। What is the difference between previous one and this one? इसमें है कि पिछले वाले में जो था, यहाँ पे जिसे हम देख सकते हैं कि produces more effectively at lower cost than other countries। other countries से ये हमारी कंट्री में ज्यादा इफेक्टिव इफिशिएंटली प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इवन इट हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज। लाइक यहाँ पे अगर उसकी कंट्री में वो कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बना पा रही है, मतलब और सारे रिसोर्सेज को वो कम यूज करके, कम सेक्रीफाइस करके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करके ये कम उसमें अच्छा अपना प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज में आ जाएगी। थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज आएगा, जो कि दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा। इसकी की पॉइंट्स है बेस्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंस। इसके पहले जो था वो था कि प्रोडक्टिविटी डिफरेंस के बेस पे था, और ये वाला जो है ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंस के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड इज बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री इज मोर इफिशिएंट इन ऑल गुड्स। अगर, अरे ये सारे कोई बात नहीं। ट्रेड इज बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन ऑल गुड्स। ये इसके ट्रेड बेनिफिशियल तब भी होंगे अगर ये कंट्री
के अंदर सारे ही गुड बेनिफिशियल है, एफिशिएंट तरीके से वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्सपेंड रियल वर्ल्ड ट्रेड बेटर देन एब्सोल्यूट एडवांटेज। पिछले वाले में रियल वर्ल्ड ट्रेड की बात एडवांटेज नहीं हो रहे थे, वो कहीं कंपेरेटिव एक कंट्री से दूसरे कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज वहां पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे रियल वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रही है ये कि ये किसी भी देश को बेच सकते हैं ऐसा। इंडिया इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ राइस एंड व्हीट बट इट इज रिलेटिवली बेटर एट राइस। यानी कि हमारी ही कंट्री में, सेम कंट्री में रिसोर्सेज को कम यूज करके, जैसे राइस बेटर तरीके से यूज किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीट। तो सिमिलरली वहां पे हमारे इससे पहले था इसमें यहाँ पे क्लोथ्स बेनिफिट एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं इन कंपेरेटिव टू यूएसए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपनी कंट्री में बात हो रही है, राइस एंड व्हीट के बीच में राइस ज्यादा बेटर है, बेटर एट राइस। इंडिया शुड स्पेशलाइज इन राइस एंड इम्पोर्ट व्हीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि व्हीट को इम्पोर्ट करने की बात करी जा रही है और राइस को स्पेशलाइजेशन की तरह से ज्यादा प्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। इंपॉर्टेंस, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है उसका फाउंडेशन ही हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बेस पे बनाया गया है। नेक्स्ट इज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ये थ्योरी ये और अपने रिसर्चर्स ने दी है जिनका नाम है हेक्स्टर ओवलिन थ्योरी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स दैट यूजेस इट्स अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट गुड्स दैट यूज इट्स स्कार फैक्टर। एग्जाम्पल मतलब क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए कैसे समझे हम कि ऐसा एक कंट्री जिसमें कोई चीज बहुत हो रही है तो वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा करती है, और जो चीज कम हो रही है जिसमें फैक्टर्स ज्यादा, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि लिमिटेड है, स्कार्स है, वो चीज ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं, तो उन चीजों को वो चाह रही है वो बाहर से मंगा ले। पहले हम समझते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहले की फैक्टर है हमारा लैंड, तो लैंड हमारे पास लिमिटेड है। सेकंड है लेबर एंड थर्ड है कैपिटल। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को यूज करके कौन सा किस कंट्री में ज्यादा है, कौन सा किस कंट्री में कम है। जैसे इंडिया में लेबर ज्यादा है लेकिन कैपिटल कम है, और लैंड है बट वो यूज में उतनी नहीं है, लेकिन लेबर और कैपिटल के हिसाब से देखें तो इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है। तो वो अपना क्या कर सकती है, अबंडेंट फैक्ट्री, लाइक जो इंडिया में बहुत सारे ये कंट्रीज के कॉलिंग सेंटर्स हैं, ये जिससे हम बैंगलोर जा सकते हैं, और अगर आप नोएडा में देखें तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के कस्टमर केयर सपोर्ट इंडिया में काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। यहाँ पे इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और वही चीज, जो चीज वहाँ इंडिया में स्कैर है फैक्टर्स, वो चीज बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मेन एजम्पशन क्या लिया जाता है कि कंट्री इज डिफर इन फैक्टर एनवायरमेंट। इसका मतलब हो गया कि कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है उसके अंदर फैक्टर्स जो है एक बराबर नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट की बात करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स है, फैक्टर्स के जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तभी होगा गुड्स रिक्वायर्ड फैक्टर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सीधी बात है कि ये अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग लेवल पे चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है लेबर और अबंडेंट कंट्री है, एक्सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव गुड्स। टेक्सटाइल है, जैसे टेक्सटाइल की जो लेबर वो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। और वही यूएसए जो है कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो वहां से क्या होता है, मशीनरी ज्यादा इंटेंसिव है, ज्यादा मशीनरी बिकती है वहां पे से एक्सपोर्ट होती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना। इसके बाद आता है एक पैराडॉक्स की बात होती है जिसका नाम है लियोन टाइप पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वेल वेस्ली वसली लियोनटिफ के द्वारा 1953 में हुई थी, जिसमें है कि यूएसए इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री वॉज एक्सपोर्टिंग लेबर, ध्यान देना यहाँ पे, एक्सपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। और ऐसा क्यों, हमने ऊपर पढ़ा कि यूएसए जो है वो तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? यही पैराडॉक्स यहाँ पे बात किया जाए कि व्हाई इट इज अ पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स द हेक्स्टर ओलिन थ्योरी। हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे जो हेक्स्टर और ओलिन की थ्योरी थी कि जिस कंट्री में जो चीज ज्यादा है वो उसको एक्सपोर्ट करती है और जिसमें कम है वो इम्पोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। कैसे? तो पॉसिबल रीजन, जो रीजन है वो पहला है स्किल्ड लेबर ट्रीटेड एज कैपिटल। पॉइंट ध्यान रखने की पॉइंट है कि स्किल्ड लेबर जो है उन्हें ही हम कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड इज
टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस, एंड थर्ड इज ट्रेड बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल रीजन जो है उनकी बात करी गई है यहाँ पे, ये पैराडॉक्स क्यों हुआ। तो ये तीन रीजन थे कि जो लेबर है उसे यू कैपिटल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस है, बाहर की मशीन यहाँ पे अगर काम नहीं कर सकती तो ये चीज बात कर सकते, तो वहां के जो लोग हैं जिन्होंने वो मशीन बनाई है वो यहाँ पे अगर काम करेंगे तो वो समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या जरूरी है क्या नहीं, यहाँ पे कैसे वो मशीन डेवलप करी जा सकती है। ये और थर्ड है ट्रेड बैरियर, कि ट्रेड के लिए बैरियर जो लगाए जाते हैं कंट्री से द्वारा, उनकी बात हो रही है। इसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ठीक है, जो कि रेमंड वर्नॉन ने दी थी। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रोडक्शन लोकेशन चेंजेस ओवर टाइम। लाइक कोई चीज कहीं पहले कहीं पे बनती है, उसके बाद उसमें अलग चेंजेस लाने होते हैं तो वो अलग जगह जाते हैं। पहला है स्टेज वन, इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट डेवलप इन एडवांस कंट्रीज, बेसिकली एडवांस कंट्री में डेवलप हो गए, एंड प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम डोमेस्टिकली। वो उसी कंट्री में प्रोड्यूस हुए, उसी कंट्री में कंज्यूम हो गए, गुड इनफ। सेकेंड इज ग्रोथ स्टेज। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, कि कोई चीज हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मार्केट में कैसे चलेगी, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे क्या होगा। तो पहला चीज हो गया कि प्रोडक्शन स्टेज की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन स्टेज की बात हो रही है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं इंट्रोडक्शन। तो पहले प्रोडक्ट को कंट्री में डेवलप किया गया कि भाई देखो ये हम लाने वाले हैं, आप लोग लेंगे, प्रोड्यूस किया गया और कंज्यूम डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली कंज्यूम किया गया। सेकेंड इज ग्रोथ स्टेज। अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें से वो जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट होना शुरू होता है कि हाँ बाहर भेजने, बाहर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीजेस इंटरनेशनली। अब इंटरनेशनल लेवल पे वो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद थर्ड इज मैच्योरिटी स्टेज, कि क्या प्रोडक्ट अब मैच्योर हो गया है इतना कि वो अलग अलग कंट्रीज में भेजा जा सके, या फिर उसकी प्रोडक्शन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज या लोअर कॉस्ट में दी जा सके, ताकि वो लोअर कॉस्ट में बन सके। जैसे कि पहले आईफोन था वो बाहर के कंट्रीज में से यूएसए और इन सब में प्रोड्यूस हुआ, तो पहले वहीं पर कंज्यूम हुआ, लेकिन जब वो उसको लगा कि हाँ ये मैच्योर हो चुका है तो फिर उसकी जो असेंबलिंग है उसको इंडिया में भेजा गया, पहले चाइना भेजा गया फिर अब इंडिया में भेजा गया। तो यही चीज है कि क्या अब प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है इतना कि वो चल सके अदर अदर कंट्रीज में, उसकी प्रोडक्शन इतनी से करी जा सकती है डेवलपिंग कंट्रीज में, यस और नो, कि लोअर कॉस्ट कॉस्ट हमें मिलेगी। थर्ड इज डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज इज बेसिकली ओरिजिनल कंट्री में इंपोर्ट द प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है कि जो जिस कंट्री में बना था वो ही कंट्री बाहर से अब इंपोर्ट करना शुरू कर दे रही है, मैं इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हो गया कि डिक्लाइन स्टेज पे आ गया। एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक, इनिशियल प्रोड्यूस इन यूएसए, वही सेम एग्जांपल, लेटर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना और वियतनाम। ओके, इसके बाद आता है सेकेंड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज, माइकल डायमंड मॉडल। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। ये दिया था माइकल पॉटर ने एज अ डायमंड मॉडल के नाम पे। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड्स ऑन फोर मेजर डिटरमिनेंट्स। चार मेजर डिटरमिनेंट्स के ऊपर कोई भी कंट्री का या नेशन का कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करती है। अब वो कौन कौन से चार है, तो पहला है पॉटर्स डायमंड्स। क्या है, पहला फैक्टर कंडीशन, स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज डिमांड कंडीशन, पहला फैक्टर कंडीशन था, सेकेंड है डिमांड कंडीशन। पहले हम चारों डायमंड्स पढ़ लेते हैं उसके बाद हम उसके सिंगल सिंगल पे जाएंगे। थर्ड इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ इज फॉर्म, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, तो पहला फैक्टर कंडीशन, फैक्टर्स हमें पता है कि कौन कौन सा होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, लैंड होती है। तो यहाँ पे अलग फैक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे है स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, कि क्या फैक्टर्स अवेलेबल है। सेकेंड इज डायमंड कंडीशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इनकरेज इनोवेशन। अगर सेम कंट्री में ही डोमेस्टिकली डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो इनोवेशन को इनकरेज करती है। लाइक कि कोई चीज अगर आपके यहाँ नहीं है तो अब आप पहले उसको बनाना स्टार्ट करते हो, डिमांड है कि नहीं उस चीज की, तो उसको बनाओगे। फिर अगर उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है कि हाँ अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ रहा है, तो फिर आप उसमें इनोवेशन लाते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, प्रेजेंस ऑफ सप्लायर्स एंड इन सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। लाइक जो कंट्री इंडस्ट्री है, जो चीज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो उसके लिए सप्लायर्स है और उस जो प्रोडक्ट है उसके लिए
उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज या सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है नहीं है, ये भी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी है। बेसिकली चारों इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या उसके सप्लायर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा क्या ये इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिंग इंडस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के लिए पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है नहीं है। जैसे स्कूल में अगर हमें टेक्नोलॉजी लगानी है तो स्कूल के लिए पहले टेक्नोलॉजी लगाने के लिए पहले वहां पे कंप्यूटर्स अवेलेबल है। अरे पहले क्या स्कूल की बिल्डिंग तैयार है, तो वो इंडस्ट्री, सपोर्टिंग इंडस्ट्री अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद आता है फॉर्म स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर्स एंड राइवलरी। कॉम्पिटिशन विद इन द कंट्री इम्प्रूव इफिशियंसी। अगर कंट्री के अंदर ही राइवलरी नहीं होगी तो फिर वो तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहा था अपने गवर्नमेंट के लिए, बट कुछ दिक्कत ना हो जाए, चलिए कह सकते हैं, बता देते हैं कि अगर जैसे बीजेपी हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, अगर उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है तो वो तो अपने आप को डिक्लाइन कर ही सकती है ना, क्योंकि उसके सामने कोई है नहीं जो उससे लड़ सके उतने लेवल पे। ठीक है, तो वही कंपटीशन विद इन द कंट्री इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी इम्प्रूव करता है कंपटीशन हमारे खुद के यहाँ हो। उसके बाद है एग्जाम्पल जो है जर्मनी ऑटोमोबाइल्स, जापान इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जर्मनी की हमारी कार्स है, इतनी सुंदर अच्छी बढ़िया कार्स आती है, और जापान की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो वाह माशाल्लाह। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था, अब आता है ट्रेड कंट्रोल के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड यूजिंग यूजिंग वेरियस टूल्स। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग टूल्स को यूज करती है, और ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल तो नहीं पर रेगुलेट जरूर किया जा सके। ठीक है, टैरिफ्स, पहला है टैरिफ, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, इंक्रीजेस प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बेसिकली यहाँ पे ये है, जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, जैसे अमेरिका जो है इंडिया में कुछ अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो इम्पोर्ट पे जो टैक्सेशन लगा रहा है, जो इंडिया से उनके यहाँ जाएगा तो वो इम्पोर्ट पे टैक्सेशन लगा रहा है, वो टैरिफ्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो इंक्रीज कर रहा है, उससे क्या होगा कि इम्पोर्ट जो गुड्स हो रहे हैं बाहर से आ रहे हैं उनके प्राइस वहां पे बढ़ेंगे, और उससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या, उससे नुकसान होने से क्या बचाएंगे कि अगर पैसे ज्यादा बाहर के जो लोगों को देना पड़ रहा है तो उससे बेटर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोडक्शन मिलता है। कैसे, क्योंकि लोग अगर कंपेयर करेंगे कि कौन सा महंगा कौन सा सस्ता है, अगर बाहर वाला महंगा पड़ रहा है तो वो लोग चाहेंगे मैं अपने यहाँ खरीदूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है जनरेट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। पहले तो ये सब टैक्स से इम्पोर्ट को बचाता है, प्राइस इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बन जाता है। सेकंड है कोटाज, फिजिकल लिमिट और क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, कि भाई इतना ही आप इंपोर्ट करा सकते हो, इतना ही आप हमारे यहाँ भेज सकते हो, इससे ज्यादा हम अलाउड नहीं करेंगे। डायरेक्टली रेसिस्ट सप्लाई, उसमें था कि कंपेरेटिवली रेसिस्ट हो रहा है कि अगर इंडिया में खरीदने की डिमांड तैयार है तो आप भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली रेसिस्ट करी जा रही है, यहाँ पे है कि डायरेक्टली आपको रोका जा रहा है कि नहीं मत भेजो। क्यों, क्योंकि हमने फिजिकली लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा आपको नहीं भेजना है। इसके बाद आता है इम्पोर्टिंग लाइसेंस। अब गवर्नमेंट सबको इम्पोर्टिंग लाइसेंस नहीं देती, जो इम्पोर्ट करने लायक है या परमिशन जिसको मिलती है उस वही इम्पोर्ट कर सकता है, तो वही गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट गुड्स। जिसको भी गुड्स इम्पोर्ट करने हैं उसको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है सब्सिडीज। सब्सिडीज किसको, तो वो बताया जा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्ट किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, तुम हमारे गवर्नमेंट के पास से लोन लो, एंड उसके ऊपर हम आपको 50% ऑफ देंगे, 30%, 20%, जिसकी जैसी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से उस सब्सिडी दी जाती है कि आपको इतना नहीं देना है, तो आप इसके बाद प्रोडक्शन चालू करो, उसको एक्सपोर्ट करो। हेल्प्स रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बचती है उनकी, कि पैसा गवर्नमेंट लगा रही है अपना, और इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंकरेज होते हैं। ठीक है, सॉरी खांसी है थोड़ी। इसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल। इससे पहले हमने 4 पॉइंट देखे, इसमें पहला था टैक्स, टैरिफ, दूसरा था कोटा, तीसरा इंपोर्टिंग लाइसेंस, चौथा सब्सिडीज, पांचवा एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंजेस, सब गवर्नमेंट नहीं करती, कहीं पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल होते हैं, फॉरेन प्राइसेस कंट्रोल होते हैं,
और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज की, कितना देना है नहीं देना है, फॉरेन एक्सचेंज कितना फॉरेन रिजर्व में से जाएगा नहीं जाएगा, ये चीजें फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लिमिट्स इंपोर्ट बाय रिस्ट्रिक्टिंग करेंसी अवेलेबिलिटी। बाहर की कंट्रीज की करेंसी, जैसे देखो क्या काम होता है कि बाहर से सामान कैसे मंगाया जाता है पता है? ऐसे सामान मंगाया जाता है कि बाहर से जो कंट्रीज से सामान आ रहा है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, जो उसका प्राइस है, वो उसकी कंट्री के करेंसी में इंडिया की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। या फिर आप बताएं, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं पे करती, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया से वो करेंसी खरीदते हैं गवर्नमेंट से, अपने पास से पैसा दे करके, और फिर वो करेंसी जो है जिसे उन्होंने खरीदा, वो करेंसी को वापस अपने सप्लायर को भेजते हैं। ऐसा होता है। तो जो बीच में मिडिल मैन है, जो मंगा रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है सामान को, जहां से बाहर से आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उससे इंडिया में जो डॉलर है, वो इंडिया का जो डॉलर है वो बाहर देंगे, ठीक है, और उससे सामान आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि उसी पे लिमिट लगा देती है, करेंसी की अवेलेबिलिटी कम कर देती है, तो जिससे इंपोर्ट कम हो जाता है। समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अभी तो टैरिफ बैरियर्स थे, और उसके बाद ये कोटाज एंड इम्पोर्टिंग लाइसेंस सब्सिडीज एक्सचेंज हो गया। अब आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड की, क्वालिटी अच्छी नहीं, हम नहीं आने देंगे। टेक्निकल रेगुलेशन, हमारे यहाँ इस चीज़ के अलाउंस नहीं है, जैसे कि यूएसए में अगर आप जाए, यूएस नहीं, रशिया में अगर आप जाए, रशिया में कहा तो कि टेलीग्राम को आप अलाउड नहीं है, टेलीग्राम आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम का जो डेटा सेंटर है वो किसी को नहीं देना चाहता। लेकिन कोई कंट्रीज है जहाँ, जिस चाइना है, वहां पे है कि आपको पूरी जो भी चीजें हैं टेक्निकली, वो आपको गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो टेक्निकल रेगुलेशंस की बात हो गई। डेटा मतलब बेसिकली वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा आम आदमी को। तो ये चीज टेक्निकल रेगुलेशंस के अंदर आ गई। इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, कि बहुत कंट्रीज में, बाहर कंट्रीज में से ये विक्स अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई केमिकल पाया जाता है जो बच्चों के ब्रेन को खराब करता है। वैसे ही इंडिया में भी, इंडिया में कोई देखने वाला नहीं है, बातें अलग है, इंडिया में खुलेआम बेचा जाता है। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स की बात होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता ही कितना डिले होता है, ठीक है, इस पर बात नहीं करूंगा। इसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इसका मतलब क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे नाम ही बता रहा है कि इम्पोर्ट और पेमेंट, पेमेंट क्या, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पेमेंट्स होती है। तो उसको सिस्टमैटिक, इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करना होता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हुआ एक कंट्री के रेसिडेंट्स और दूसरे कंट्री और पूरी दुनिया के बीच में, इसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला करंट अकाउंट। तो इसे दो मेन अकाउंट है, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी देखा। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांजेक्शन ट्रांसफर। ये 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से? एक सेकंड। हाँ, तो कौन कौन से? गुड्स, सर्विसेज, इनकम्स एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, ये आते हैं करंट अकाउंट में। ये करंट अकाउंट हम अपने बैंक अकाउंट से रिलेट करके ना देखें, बेटर रहेगा, ये कंफ्यूजन आएगी। और इसे हम अगर अकाउंट्स के नज़रिए से देख रहे हैं तो भी ना देखें, क्योंकि ये दिक्कत करेगा, वो भी कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये अलग करंट और कैपिटल अकाउंट चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है ट्रेड इन गुड्स, विजिबल ट्रेड, एंड ट्रेड इन सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। जो फिजिकली गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, उनके जो पेमेंट आते हैं, रिसीट्स होते हैं, उसका काम कौन करता है? ध्यान रखता है करंट अकाउंट। डिफरेंस जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो कि इंपोर्ट हुआ और जो एक्सपोर्ट हुआ, उसको डिफरेंस आया, वो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि एक विजिबल ट्रेड के अंदर आता है। सेकेंड इज इनविजिबल ट्रेड और ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया बैंकिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड आईटी सर्विसेज। आईटी की जो सर्विसेज होती है, ठीक है, वो, और क्या कहते हैं ये, इंश्योरेंस, टूरिज्म, आईटी सर्विस, ये सब इसके अंदर आ गया इनविजिबल ट्रेड के अंदर। थर्ड इज इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड।
ये तीन चीजें जो है ये इनकम के अंदर आती है। और फोर्थ इज करेंट ट्रांसफर, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें करंट ट्रांसफर्स के अंदर आती है। तो हमने क्या क्या देखा, पहला है ट्रेड इन गुड्स, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गुड्स होते हैं फिजिकल गुड्स उनके ऊपर है, जो के बैलेंस को क्या डिफरेंस को क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सेकंड इज ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड आईटी सर्विस। थर्ड इज इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ इज करंट ट्रांसफर, रेमिटेंस, गिफ्ट्स, डोनेशंस। ये तीनों हो गए करंट ट्रांसफर। ये चारों चीज आ गई इसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट अगर सरप्लस हुआ, कब होता है सरप्लस? अगर एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से ज्यादा है तो वो सरप्लस हो गया। और वही अगर डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, बाहर से सामान आ रहा है तो पैसा ज्यादा बाहर भेजना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट में है, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। और ये एक्सपोर्ट है तो वो सरप्लस है, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो हमने चार चीजें कौन कौन सी देखी? पहला देखा ट्रेड इन गुड्स, दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा इनकम, चौथा बोलो बोलो चौथा है करंट ट्रांसफर। इसके बाद आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का पहला है, क्या गया, ये रहा। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है कैपिटल ट्रांसफर्स, ओनली कैपिटल ट्रांसफर्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिसमें आ गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, third is external borrowings, fourth is banking capital, and fifth is reserve asset, foreign exchange reserve। ठीक है, तो ये पांच चीजें आती है कैपिटल ट्रांसफर में। अगर हम लोग इजिली समझना है कि मतलब क्या है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का तो करंट अकाउंट जो है उसमें कैश में काम होता है, मतलब फिजिकल पेमेंट दी जा रही है, ली जा रही है, ऐसा। और कैपिटल अकाउंट में फिजिकली पेमेंट की बात नहीं होती, वो बोरोइंग और लैंडिंग पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। क्यों बैलेंस करता है इसके बारे में हम जानते हैं नीचे। क्या है इन अकाउंटिंग टर्म्स, और टोटल क्रेडिट्स इक्वल टू टोटल डेबिट्स होता है, हमें पता है ये चीज। एंड इफ देयर इज डेफिसिट, इट इज फाइनेंस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बोरोइंग्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बोरोइंग्स है उसके थ्रू इसको फाइनेंस कर दिया जाता है। तो कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि मैच ना करे, ऑलवेज बैलेंसेस। अब डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्यों होता है, इससे कॉजेस क्या है? ठीक है, अगर बोल सकते हैं कि ऐसे कैसे सब बराबर कैसे हो गया, एक्सपोर्ट इतना हुआ इंपोर्ट इतना ही हुआ तो बराबर कैसे हो रहा है? ठीक है, वो बताते हैं। क्या कारण होता है कि एक्सेस इंपोर्ट्स, बाहर से ज्यादा पैसा, बाहर से ज्यादा सामान हमने मंगा लिया। दूसरा इन्फ्लेशन, थर्ड इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फोर्थ इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। उसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है बीओपी को? तो पहला जो है डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। जैसे इंडिया में जब 1991 में एनपी एलपीजी आया था, एलपीजी कब फ्रॉम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उस टाइम क्या किया गया था, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दी गई थी, मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू को कम किया गया था। लाइक जैसे इंडिया का रुपी है वो पहले डॉलर 91 में मिले, तो उसको कम कर दो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 95। 95 रुपीज देकर के एक एक डॉलर खरीदा जा सकता है। तो ये हो गया डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी। यही करके स्टार्टिंग में मेजर को कंट्रोल किया जा सकता है, करेक्ट बीओपी लाया जा सकता है। उसके बाद है इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि बाहर से सामान कम आएगा तो इंडिया में पेमेंट कम देनी पड़ेगी बाहर, इंडिया में क्या है किसी भी कंट्री में। थर्ड इज एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। एंड फोर्थ इज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की अलग अलग फिजिकल पॉलिसी लाई जाए, जैसे रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, टैक्सेशन इन कंट्री बढ़ाया जाए घटाया जाए। तो ये सब हो गया करेक्ट करने के लिए बीओपी को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप यूनिट खत्म। अगर आपको और डिटेल में ये चाहिए, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे 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 करके हम ये बात
ओवरव्यू से समझ सकते हैं कि बीओपी और ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। यूनिट 3 इसी के साथ खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा यूनिट 4 का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में मैसेज कर दें, मैं खुद रीड करूंगा आपके कमेंट सारे। एंड और कोई भी चीज़ बतानी हो, बोलनी हो, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने एग्जाम्स में अच्छा एस करें, और मेरी दुआ आपके साथ है, यही मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।